ओके, हेलो एवरीवन। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर रिवाइज करेंगे, वो है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, तो मैं उनको सिर्फ जस्ट हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं उनके नाम इंट्रोड्यूस करूंगी एंड उनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो मैं बहुत बेसिक से नहीं करवा रही हूँ ये वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी मच कि कंसिडरिंग कि बहुत छोटी चीजें हमें पता है कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड होता क्या है, तो ये सारी डेफिनेशंस में नहीं करवा रही हूँ। तो इसमें ना बेसिकली हमें दो टाइप के बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, वैसे तीसरा बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट, जिसको इसी का हिस्सा माना जाता है, और इसको हम बोलते भी ऐसे हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, राइट। इसको अलग से नहीं बताऊंगी, मैं उसी में बताऊंगी। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कोई अलग से डिस्कशन नहीं है अपने इसमें। वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे, वैंडरवॉल बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोल डाइपोल क्या क्या होते हैं, तो वैंडरवॉल बॉन्ड्स। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अब देखो, कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या आएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बात आती है नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड्स की। तो कोवलेंट बॉन्ड्स में सबसे पहली थ्योरी जिसके बारे में एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज आई जिसने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करा था, तो वो मैं एक बार ही थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ऑक्टेट रूल, जिसके बारे में हम लोग कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। देन फिर हमारे पास आई थी ओवरलैपिंग थ्योरी आई थी, हाइब्रिडाइजेशन आया था। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। ओवरलैप, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR। ठीक है, बेसिकली VSEPR आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, VSEPR थ्योरी भी आई थी, और जिसको हम बोलते हैं VBT थ्योरी भी हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली ये एक ही टाइप है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो ओवरलैपिंग में हम लोग पढ़ेंगे। एंड फिर उसके बाद MOT आया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें इसमें दो नए टाइप के बॉन्ड्स के बारे में और पढ़ना है, जिनका नाम हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग एंड विच इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। ठीक है, और एक होता है बैक बॉन्डिंग। एक ब्रिज बॉन्डिंग, एक होता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। चलो, सो ये इसमें कुछ ज्यादा है। आयनिक बॉन्ड में हम लोग फजान्स रूल, लेटिस एनर्जी, उनका रिलेशन, ये सारी चीजें हम लोग करते हुए चलेंगे, राइट। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो कोवलेंट बॉन्ड को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई सारी थ्योरी से एक्सप्लेन करा गया था। और कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? What is a covalent bond? So bond which is formed by the sharing of electron pair. ये कैसे बनेगा? Formed by sharing of electron pair. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि HCl का जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इट सेज दैट कि तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दोनों के बीच में क्या होगी स्टूडेंट? शेयरिंग हो गई। उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, राइट। और जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो कितना बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो दो बॉन्ड बनेंगे, जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे। अगर दो ही एलिमेंट के बीच में हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट। इस तरीके का होता है। और ये शेयरिंग होती क्यों है? जैसे कि अभी मैंने बताया, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही करना है। तो शेयरिंग टेक्स प्लेस to attain noble gas configuration, to attain stable noble gas configuration.
तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश की जा रही है बाय दीज एलिमेंट्स एंड इसकी वजह से अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं तो यस दे आर गोइंग टू डेफिनेटली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यही था ऑक्टेट रूल, राइट। तो ऑक्टेट रूल क्या था स्टूडेंट्स? सो आई थिंक सबको पता होगा कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन must contain 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू गेट स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो स्टेबिलिटी मिलने के लिए हर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, राइट। ये था ऑक्टेट रूल। अब देखो ऑक्टेट रूल जनरली हम लोग सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको ये भी ध्यान रखना कि वैसे तो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा जो जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। विच इज लेस इन नंबर, जो कम हो नंबर में। अगर कोई दो एटम में से एक एटम, दो एलिमेंट्स में से एक का सिर्फ एक एटम है और एक के 5 एटम है, तो जिसका कम एटम होगा वो जनरली सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। और सेंट्रल एटम इज व्हाट विच कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड्स, विच कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड्स, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइम बाद ये जो रूल था ये फेल हो गया ऑक्टेट रूल। तो इसकी क्या लिमिटेशंस थे? लिमिटेशंस ये थे, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, बहुत सारे ऐसे भी स्टेबल मॉलिक्यूल देखे गए। तो मैंने क्या बोला था कि टू अटेन स्टेबिलिटी एवरी एलिमेंट मस्ट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इट्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, राइट। लेकिन देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच does not have 8 electrons but they form a stable molecule. Which are these molecules, right? तो पहला आता है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे LiCl वाला केस अगर मैं ले रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल है LiCl, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है BeH2, जैसे एग्जाम्पल है BCl3। जैसे BeH2 की अगर हम लोग बात करें तो बेरिलियम, बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में होंगे स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास भी एक इसके पास है एक इसके पास है। तो अगर इस बेरिलियम की बात करें सेंट्रल एटम में, एज यू कैन सी हियर, सो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट? सेंट्रल एटम ओनली कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट हुआ। सिमिलरली BCl3 की अगर हम लोग बात करें तो एज यू कैन सी हियर, तो बोरोन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, एज यू कैन सी हियर, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट एंड क्लोरीन कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हूँ ऐसे। तो अब एज यू कैन सी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन नॉट 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो रूल है वो फेल हो गया। सो दीज एलिमेंट्स कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल आफ्टर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। दूसरा आता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अच्छा, जिनका लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। क्या कहेंगे? हाइपोवैलेंट स्पीसीज, मतलब जितनी की जरूरत है उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दैट्स व्हाई दीज ऑल आर नोन एज हाइपोवैलेंट। फिर आते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास ये केस मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। तो एज यू कैन सी हियर इट कंटेन्स आफ्टर फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर फॉर्मिंग बॉन्ड 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ClO2 भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये ऑक्टेट रूल को के ड्रॉबैक है बेसिकली। तो ऑक्टेट रूल ने इन सब कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस नहीं करा था। फिर आते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसीज। तो हाइपर वैलेंट अब समझ आ गया होगा आप लोगों को, और इनको कहा जाता है सुपर ऑक्टेट स्पीसीज, और इनको एक्सपैंडेड ऑक्टेट भी कहा जाता है। तो मतलब जिनके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो स्टूडेंट्स? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो वो होंगे हाइपरवैलेंट,
राइट। जैसे एग्जाम्पल हो गया मेरे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ PF5 SB SF5 भी लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिखा जा सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से शुरू करती हूँ मैं। तो वैलेंस शेल में सल्फ्यूरिक एसिड के पास अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर मैं वो भी कंसिडर कर रही हूँ तो इस सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज दे ऑल आर शेयर्ड बाय दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ तो सल्फर कंटेन्स 2 + 4 + 4 + 4, राइट। सो इट कंटेन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस सल्फर के पास SF5 के पास, सॉरी SF6 नॉट 5, SF6 SF5 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो अब हर एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एवरी बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस सल्फर हैव नाउ? So this sulfur have again 12 electron. Similarly phosphorus के पास जो होंगे अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये है तो इसके पास आई होप नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। तो ये सारी जो स्पीसीज हैं दे आर कॉल्ड एज, दे आर नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, राइट। सो बेसिकली दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, राइट। ओके, अनदर अगर मैं बोल रही हूँ ड्रॉबैक या अनदर लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की, जो बताई थी, इसने नोबल गैसेस का कोई कंपाउंड ही नहीं बताया था। फर्दर जो ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्टेट रूल डिपेंड्स ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ये बोलते हैं कि नोबल गैसेस इनर्ट हैं, बट later it was found that some of the inert gases can react, actually not inert, some of the noble gases, it was found that some noble gas can react with oxygen, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल हो गया XeF2 KrF2 XeOF2, right. So all these are considered like that, right. So ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई। एंड अगेन इसकी और अगर मैं ड्रॉबैक्स बताऊं तो इसने नोबल गैसेस के बारे में डिस्कस नहीं करा था ऑक्टेट रूल ने, शेप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा था, स्टेबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा था, सेफ स्टेबिलिटी डज नॉट डिस्कस्ड बाय दिस पर्टिकुलर रूल, राइट। फिर उसके बाद आया था मॉडर्न कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड दिस इज अ मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। अभी भी हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सो तो स्टूडेंट्स जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ओके,
तो स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बोल रहे हैं कि एनर्जी हमेशा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी ऑलवेज रिलीज्ड, ऑलवेज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होगा, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो इसको अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, तो उल्टा होगा, उल्टा भी हो सकता है कि मतलब एनर्जी हमेशा रिलीज होगी जब भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन। अगर हम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, मतलब ए से बी अगर टूट रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगी, दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। और जब ये ए और बी के बीच में अगर ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन के केस में अगर मैं डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होगा, मान लो कि मेरे पास दो हाइड्रोजन है, ये ठीक है, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, H2 बना रहे हैं। तो H2 बन रहा है तो क्या होगी, एनर्जी मस्ट रिलीज, राइट। तो इसको इन्होंने एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हमें समझाया था, और मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये जो डायग्राम है, जेई के पेपर में, नीट के पेपर में कई बारी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बने हैं, वो जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एनर्जी वर्सेस बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और ये मैंने मान लिया ये 0 है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बॉन्ड लेंथ, या जैसे जैसे एटम आ रहे हैं, या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हुआ क्या, देखा जब हमने, तो कुछ हमें इस तरीके का केस दिखाई दिया। ये मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ये ठीक है, ध्यान से सुनना भी। ये एनर्जी है, ये 0 है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे एनर्जी मतलब नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव एनर्जी मतलब रिलीज इन एनर्जी, रिलीज इन एनर्जी। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब ध्यान से सुनना, ये मिनिमा जो है, ध्यान से सुनो, मिनिमा इज सेइंग दैट इसके पास जो भी मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी, और इसने मैक्सिमम जो एनर्जी है वो रिलीज कर चुका है। तो इसके पास बहुत ही कम एनर्जी बनी है, और अगर कम है तो ये वाला जो पॉइंट है वो स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो चुका है, ठीक है, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई इतना। तो ये पॉइंट बता रहा है कि मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका है, और इसने क्यों हुआ है स्टेबल, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव में है, बहुत ही कम एनर्जी है, ठीक है। और वी कैन से दैट इसने एनर्जी रिलीज करी है काफी। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग शो करें तो स्टूडेंट्स, इस पे जो बॉन्ड बना है तो वो बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बना है, H2। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, जो भी 0 के पास था, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ, 0 पे भी मिल जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट पास है, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा। ये पॉइंट दिखा रहा है कि यस दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, कि उनके बीच में कुछ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, और पास आ गए। तो और यहाँ पे ये इतना पास आ गए हैं स्टूडेंट्स कि इनकी एनर्जी में रिपल्शन शुरू हो गया। तो दिस पॉइंट इज शोइंग दैट बॉन्ड फॉर्म इज स्टेबल। अगर इस पॉइंट के इधर अगर मैं लेके जाती हूँ इसको, अगर इस पॉइंट के और मतलब इनको और करीब लेके आए, इन दोनों एटम्स को और करीब लेके आए, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, देखो सडन पीक में इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर आप थोड़ा सा और करीब लेके आओगे इनको, तो सडन रिपल्शन शुरू हो गया, और सडन एनर्जी का जो पीक है हाईली इंक्रीज हो गया। ये जो अगर हम लोग बोले ग्राफ में, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है, सो विच इज रिप्रेजेंटिंग destability or unstability. तो molecule become unstable after that point. Clear? So I hope this point is clear. ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम था, और ये जो VBT है
इसने जो डिस्कस करा था बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज ट्राइंग टू से दैट ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट से। कैसे बता रहा है स्टूडेंट्स? ये बता रहा है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। व्हाट इज दिस ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, राइट? तो लेट्स डिस्कस इट। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट बताता है कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होगा, देयर इज मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन टू हाइड्रोजन्स। तो ये बता रहा है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो उनके एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं हमेशा उनमें ओवरलैपिंग होगी, राइट? जितना ज्यादा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे ओवरलैपिंग होगी वो मैं समझाती हूँ। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसने एक और बहुत अच्छी बात कही है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी या मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी, ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मतलब जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो मोर ओवरलैपिंग, तो जितनी ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड, राइट? ये याद रख लेना। अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता होगा कैसे ओवरलैप होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल्स कितने टाइप के हम लोग पढ़ते हैं? एस, पी, डी, एफ। एफ तो हम नहीं डिस्कस करेंगे किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। तो अगर दो एस ओवरलैप कर रहे हैं, डी के भी केसेस हम लोग कम पढ़ते हैं, तो दो एस ओवरलैप कर रहे हैं तो ये इस तरीके से ये होगा, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग रीजन। और जितना ज्यादा ये ओवरलैपिंग रीजन होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और यही वो रीजन है, और दिस इज द रीजन वेयर वी से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यहीं पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस में हमेशा ओवरलैपिंग इसी तरीके से होगी। फिर आती है अब यहाँ पे जो फेमस क्वेश्चन बनता है वो ये है, ध्यान से सुनना। अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि ओवरलैपिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग दो तरीके की होगी। ओवरलैपिंग दो तरीके की होगी, लेटरल और साइडवेज। जो अभी मैंने बताया था वो लेटरल था केस, और सेकंड होगी साइडवेज, ठीक है। तो लेटरल ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और इसमें बॉन्ड बनेगा पाई। और लेटरल ओवरलैपिंग में बता दूं तो ये किसके अलोंग होगी? अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये होती है अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, इसका मतलब भी बताती हूँ। एंड दिस इज अलोंग द परपेंडिकुलर, दिस इज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये परपेंडिकुलर होगी मॉलिक्यूलर एक्सिस के, ठीक है। जैसे एक एक पॉइंट में मैं समझाती हूँ। तो एस एस में हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग होगी, तो जब भी एस एस ओवरलैप होगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई का केस ही नहीं। अब आता है सेकंड केस, मतलब एस किसी के साथ भी ओवरलैप कर रहा है वो वही बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। सेकंड है अगर एस और पी में, ठीक है। तो ये मैंने मॉलिक्यूलर एक्सेस क्या है स्टूडेंट इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर एक्सेस है ये एक्स एक्सेस ले लिया। तो अगर मैं इनकी ओवरलैपिंग ऐसी करवाती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? अलोंग द एक्सेस। तो जिस एक्सेस के अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस, ऐसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो अभी मॉलिक्यूलर एक्सेस भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो द बॉन्ड फॉर्म इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आपका मतलब होगा कि मैम परपेंडिकुलर कैसे करेंगे? तो परपेंडिकुलर मतलब है एक्सिस ऐसी, लेकिन मैंने ओवरलैपिंग करवाई है ये, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है लेकिन ओवरलैपिंग क्या हो रही है? इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ओवरलैप करवा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब बॉन्ड कौन सा बनना चाहिए? पाई बनेगा क्या? नहीं बच्चों,
पाई नहीं बनेगा, ये स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें जब हम लोग ओवरलैपिंग करवाते हैं तो देखो या तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, और जिनको ऐसे समझ में आ रहा है, या ओवरलैपिंग कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये दोनों ही नो ओवरलैपिंग वाले केस है, नो ओवरलैपिंग, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग जीरो ओवरलैपिंग, राइट। सो आई होप सबको समझ में आ रहा हो, जीरो ओवरलैप। Why we are saying so no overlap और zero overlap? यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, no bond formation, no bond formation in this case. Why we are saying so? Because इन दोनों cases में ही extent of overlapping is very very low. Extent of overlapping कि जितना वो overlapping चाहिए bond बनाने के लिए वो क्या है, बहुत ही कम है। so इसलिए जो bond बनेगा वो इतना weak होगा कि उसको बनेगा ही नहीं, उसको मानेंगे ही नहीं कि वो बना है। क्लियर है, तो ये नो ओवरलैपिंग वाला केस हो गया। तीसरा केस आता है जब पी पी के बीच में ओवरलैपिंग हो, और अभी मैं आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी समझाऊंगी इनकी, ठीक है। तो पी पी मतलब ये एक्स एक्सेस पी एक्स ले लिया और ये भी पी एक्स ले लिया, ठीक है। तो अगर अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस हो तो एक्स एक्सेस ही है और एक्स के अलोंग ही ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस हुआ। तो इसके केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। वहीं पे अगर इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही हो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, कि मतलब है तो ये दोनों एक्स, ये भी पी एक्स है ये भी पी एक्स है, लेकिन ऐसे ना होके साइडवेज ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब ये एक्स के इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग अगर ये ओवरलैप हो रहे हो, है तो ये वाला, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये भी ओवरलैप होगा ये भी ओवरलैप होगा। तो जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग हम लोग दिखाएंगे, ये ऐसे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हिस्से ओवरलैप हो गए, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, क्या होगा इसमें, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड होगा, ये कैसा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है, तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं, और इसमें एक और चीज मैं बताती हूँ आपको कि ध्यान से सुनना, जब टोटल दो लोब्स ओवरलैप कर रही हूँ, मतलब एक उसका, टू लोब्स ओवरलैप, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब फोर लोब्स ओवरलैप करें तो पाई बॉन्ड बनेगा। जब 8 लोब्स ओवरलैप करें तो बनता है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, ये भी समझाते हो। तो ये जनरली डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल के केस में बनता है, ठीक है। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास केस आ सकता है नो ओवरलैपिंग वाले, वो सारे मैं केसेस बताती हूँ। एक बार मैं डेल्टा बॉन्ड और बढ़ा देती हूँ। तो डेल्टा बॉन्ड ये जे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक एडवांस के पेपर में पूछा गया था। तो अब ध्यान से सुनना है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये मैंने ले लिया डी एक्स वाई, ठीक है। अब दूसरा डी एक्स वाई मैं इसी के ऊपर रख दूं, ठीक है। तो समझो कि मैंने ओवरलैपिंग करवाई कि मतलब इसके ऊपर है ऐसे, तो मतलब एक लोग इसके ऊपर, मतलब ये ऐसे समझो, ये दूसरा डी एक्स वाई है, इसको ओवरलैप करवा रहे हैं, मतलब ये वाला इसके साथ होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। मतलब सोचो आपने जस्ट इसके ऊपर रख दिया है, तो ये चारों लोग क्या करेंगी, ओवरलैप। अब चार इसके, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डेल्टा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, डेल्टा बॉन्ड। तो अब बात आती है कि मैम डी के केस में पाई बॉन्ड भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो अगर ये ओवरलैप ऐसे हो रहा है, अगर सिर्फ इन दोनों के, अगर मतलब मान लो ये साइड साइड से ओवरलैप कर रहा हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, बस ये ओवरलैप हो रहा हूँ, तो ये हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे इसका, ध्यान से देखना, ऐसे। तो ये ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप हो गया, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड, ठीक है।
ऐसे हमारे पास ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। सो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि इन दोनों में से कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा फटाफट आपको जीरो ओवरलैपिंग का केस बता देती हूँ। आई थिंक आप सबको समझ में आ गए हैं केस। तो जीरो ओवरलैपिंग एंड नो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है उसके केसेस बता देती हूँ। तो पहला केस है जब इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही हो, ठीक है। तो इसके केस में हम बोलेंगे कि कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे मैं साइंस को बताना भूल गई। अगर मान लो, रुको एक और मैं केस बता देता हूँ। आई थिंक मैंने ये वाला भी डिस्कस करा था। अगर ओवरलैपिंग ऐसे भी हो रही हो तो ये भी नो ओवरलैपिंग का केस आएगा, ठीक है। दूसरा केस आता है, ये जीरो ओवरलैपिंग का केस आता है। दूसरा केस आएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये एमओटी में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब जब भी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये एंटी बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं एमओटी में, बट है कंसेप्ट वैसा ही। बट यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैप। तो मान लो ये इनके फेज साइन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो ये भी अलाउड नहीं है। पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ ही ओवरलैप होना चाहिए, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ भी। अगर ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये अगर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर है सबको इतना, ठीक है। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। तो बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसके क्वेश्चन जरूर हमें देखने हैं कि VBT के क्वेश्चंस किस किस टाइप के हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा जीरो ओवरलैपिंग का केस है, नो ओवरलैपिंग का केस है, क्या नहीं है। तो वो सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। कई बार कुछ टीचर्स इसको हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ा देते हैं, VSEPR बाद में पढ़ाते हैं, कुछ VSEPR पहले हाइब्रिडाइजेशन बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंसिडरिंग क्या है, आप रिवीजन चल रही है तो आप लोगों ने सारे ही पढ़ चुके हो, तो ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। तो VSEPR थ्योरी आई थी जब शेप डिस्कस नहीं करी थी, ऑक्टेट रूल, राइट। तो ऑक्टेट रूल और द लुईस थ्योरी वाज अनेबल टू डिस्कस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो VSEPR वाज द फर्स्ट, इस थ्योरी ने पहली बार शेप के बारे में डिस्कस करा था। एंड टेलिंग अबाउट दिस वन स्टूडेंट्स, तो ये जो थ्योरी है वो सिडविक और पोवेल ने दी थी। जस्ट अ सेकेंड, तो दिस वाज गिवन बाय सिडविक एंड पोवेल, ठीक है।
जिसने सिंपल इंटरेक्शंस के बारे में बताया था, तो सिडविक एंड पोवेल डिस्कस्ड अबाउट रिपल्सिव इंटरेक्शंस। कैसे इंटरेक्शन स्टूडेंट्स? रिपल्सिव इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करा था ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल टू डिस्कस द शेप, to discuss shape and geometry of the molecule. ठीक है, जिसको फर्दर बाद में नाइलॉम एंड और कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्दर डेवलप किया था। ठीक है, तो मैं इसके पोस्टुलेट्स बता देती हूँ। अच्छा, ये पोस्टुलेट्स पढ़ने का फायदा ये है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें आप बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आई थिंक, तो ये पोस्टुलेट्स यूज होते हैं उन जगह पे, बाकी ऐसे कोई आपसे पूछता नहीं है। ठीक है, कि पोस्टुलेट्स लिख के बताओ या नहीं। ठीक है, तो वहां पे ये यूज होते हैं। अच्छा हाँ, मैं वीबीटी के 1-2 क्वेश्चन हैं वो अभी मैं करवाती हूँ, इसके बाद मैं करवाती हूँ, मेरे को भी ध्यान में है। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो शेप है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर। number of valential electron pair, मतलब both bonded and non bonded, bonded और non bonded। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वैलेंस शेल में, बेशक वो बॉन्ड बना रहे हैं या फिर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो शेप सब पे डिपेंड करेगी, ये नहीं कि सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पे ही डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या होगी? रिपल्शन होगी, बेशक वो बॉन्डिंग वाले हैं या नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, बिकॉज सब है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स ही, सो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन देम, राइट। एंड these electron pair tend to occupy such position where they feel minimum repulsion and maximum distance, they feel minimum repulsion and maximum distance to each other। तो ये रिपल्शन के बाद इस तरीके की पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे जहां पे इनको कम से कम रिपल्शन लगे और आपस में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस हो एक दूसरे के साथ, राइट। नेक्स्ट आता है कि वैलेंस शेल को हम लोग एक स्फीयर की तरह कंसिडर करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जो वैलेंस शेल है दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, उसको हम लोग एक स्फीयर मानते हैं, वैलेंस शेल को एक स्फीयर मानते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, राइट। और अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं सॉरी, तो मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, मल्टीपल बॉन्ड को दे आर ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बात ये है कि मतलब ऐसे नहीं है कि अगर डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो डबल बॉन्ड को क्या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे? नहीं, तो डबल बॉन्ड को भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर समझा जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डबल बॉन्ड भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, राइट। इस तरीके का चीज है। अब आती है रिपल्सिव फोर्सेस। तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, देखो जो हमारे पास नॉन बॉन्डेड वाले हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर। तो मतलब हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो बॉन्ड ही कहलाएंगे और नॉन बॉन्डिंग को हम लोग लोन पेयर्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो स्टूडेंट्स जो लोन पेयर हैं वो कंपैरेटिवली फ्री टाइप के पेयर्स हैं, फ्री टाइप के इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, और बॉन्ड पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है, बंधे हुए हैं। वहीं पे अगर किसी के ऊपर, जैसे अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया ऐसे होता है,
तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, फ्री है, तो फ्री है तो इसका ये हम लोग बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड, फ्री है, कहीं पे भी इधर उधर इसकी मूवमेंट हो सकती है। वहीं पे जो एन और एच के बीच में जो बॉन्ड है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है बंधे हुए हैं, लोकलाइज्ड, इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। अगर पोजीशन फिक्स है तो ये कम रिपल्शन करेंगे बाकी के साथ, जो फ्री वाला है वो फालतू फ्री घूम रहा है तो वो ज्यादा छेड़खानी करेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर होता है बॉन्ड पेयर मिनिमम होती है बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन है, राइट। तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल का शेप और उनकी ज्योमेट्री निकाली गई, सिर्फ इसी थ्योरी के बेसिस पे, राइट। तो इन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, तो इन्होंने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में ऑलमोस्ट जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप समझाई गई। तो ये मैं जल्दी से बता देती हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, अगर दो हैं, और यहाँ पे मैं अरेंजमेंट बता रही हूँ, उनका अरेंजमेंट, यहाँ पे ज्योमेट्री, एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। Let me read all these lines again. They are looking very weird. चलो करते शुरू। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन यही है। और ये ज्योमेट्री कैसी होगी स्टूडेंट्स, जब अगर ऐसे मॉलिक्यूल हो तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। और इसका एग्जांपल है जैसे BeCl2 हो गया, HgCl2 हो गया। अगर तीन हो तो हमारे पास ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी। अच्छा, तीन में अगर जीरो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, ध्यान से सुनना, सॉरी जीरो लोन पेयर्स हो, तो ये मैक्सिमम रिपल्शन ऐसे होगा। तो तीन हो, तीनों बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो, राइट, ऐसे मैंने अगर इसको लिखते हैं तो ये पहले मैं बता रही हूँ बॉन्ड पेयर और उसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग लोन पेयर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्री होगी ये कुछ ऐसे होगी, AB3 टाइप, एंड दिस इज नोन एज ट्रायगोनल प्लेनर। तो जिसका एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो जैसे BCl3 एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। और अगर दूसरा केस आता है कि तीन हो लेकिन तीन में से दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो दो बॉन्ड पेयर, तो ये हमारे पास सिचुएशन आएगी, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो शेप होती है स्टूडेंट्स, ये कहलाती है बेंट शेप। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज बेंट शेप, जिसको हम बोलते हैं SO2 और O2 के केस में, सॉरी O3 के केस में, नॉट O2, O2 तो लीनियर हो गया, O3 के केस में यही शेप होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर चार हमारे पास है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हों और उसमें जीरो लोन पेयर हों, तो जीरो होंगे तो मैक्सिमम ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। अगर चार में से तीन बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो ये हो जाएगा पिरामिडल, ऐसे। तो ये हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल। नेक्स्ट केस बनता है इसमें स्टूडेंट्स, तीन छोड़ के अगर दो बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो, तो अगेन ये जो शेप आएगी दैट विल बी द बेंट शेप, ठीक है। याद है किसकी होती है ये होती है वाटर की। सो दो लोन पेयर हैं, दिस इज बेंट शेप, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो चार का हमने केस देख लिया, पांच वाला भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर पांच हो तो पांच में से पांचों बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो, सो दिस इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। जैसे ये केस होगा, पिरामिड टाइप बनेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
एग्जाम्पल जैसे PCl5, PF5, ये हो गया इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब 5 में से अगर हम लोग अब आते हैं लोन पेयर्स पे, ठीक है, तो 4 लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, ठीक है, तो दिस कैन बी लाइक दिस वन। तो लोन पेयर जो ट्राइंगल वाली पोजीशन है ना, वहां पे जाता है सबसे पहले ऐसे। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सीसॉ, सीसॉ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज सीसॉ स्ट्रक्चर। सॉरी, दिस स्पेलिंग इज दिस, जो होगा SF4 का। 4 में से स्टूडेंट्स अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो अब लोन पेयर कहाँ आएंगे, जो ट्राइंगल वाले पोजीशंस है, ये वाले ट्राइंगल, ये है ना, ठीक है। अब ये कैसी शेप दिख रही है, दिस इज द टी शेप, तो इसको हम बोलते हैं टी शेप के मॉलिक्यूल होंगे। एग्जाम्पल है जैसे ClF3 हो गया, ये होगा, ठीक है। और अगर उल्टा हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए, अब तीनों लोन पेयर आ जाएंगे ट्राइंगल वाली पोजीशन पे, ये हो गई। तो कैसी शेप हो गई, जब भी शेप बना रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, लीनियर, जैसे I3 माइनस, एग्जाम्पल, राइट। इसी तरीके से 6 वाला भी हम लोग कर सकते हैं। 6 वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, जो 6 हो, 6 बॉन्ड, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, राइट, एंड 6 में भी 6 0 वाला केस है कि 0 लोन पेयर है, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्टूडेंट्स 5 1 वाला केस, 5 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, तो ये बनेगा, विच इज कॉल्ड ए स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, 4 2 वाला भी हो सकता है, दिस विल बी कंप्लीट स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर शेप, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। VSEPR का की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो थ्योरी थी इसने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। सो इट प्रिडिक्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेशली द कंपाउंड ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिस्कस करा, एंड इट वाज आल्सो सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ क्वाइट एक्यूरेटली, इवन व्हेन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल स्ट्रक्चर इज वेरी स्मॉल। कि मतलब इसने बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे कि जिनका बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम था, बट स्टिल इसने सक्सेसफुली उनका जो शेप था वो डिटरमाइन कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट आता है, इस जो थ्योरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट आती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। तो जैसे अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर ओवरलैपिंग पे कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड कर रहा है, तो हमें ये भी पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे से ओवरलैप करने, तो उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है। बट वी नो दैट जो हाइड्रोजन के केस में s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, तो व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, व्हेन द हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद एनी अदर, तो उनके केस में क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी, राइट, ओके। अब नेक्स्ट आती है कि जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू हुई VSEPR के बाद, जो हाइब्रिडाइजेशन का जो डिस्कशन हुआ, वो बेसिकली 1 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे शुरुआत हुई। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल आता है स्टूडेंट्स, वो आता है CH4। हालांकि इसने ज्योमेट्री तो बता दी थी, लेकिन ये जो थ्योरी थी ये VBT पे ही बेस्ड थी। VSEPR जो थी वो VBT से ही निकल रही थी कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर है, उनके बेसिस पे शेप बता रहा था। तो जो एक्चुअल डिस्कशन शुरू हुआ वो शुरू हुआ CH4 से। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन।
So we are going to start with the hybridization. तो the main discussion started with CH4. CH4 से कैसे? तो देखो, according to this one, ध्यान से सुनना कि VBT के केस में, अब अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, सो कार्बन की वैलेंस शेल मतलब 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इट बिकम 2s1 2p3, ऐसा हो जाएगा। तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन इज हैविंग टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन्स। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है, सबके पास क्या है? 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी 1s1, ये भी 1s1, ये भी 1s1, ये भी 1s1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ओवरलैपिंग कैसे कैसे हो रही है, होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। ये हाइड्रोजन के हैं 1s, ठीक है। अब ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है? तो यहाँ पे हमारे पास हो रही है 4 ओवरलैपिंग। 4 ओवरलैपिंग, पहली ओवरलैपिंग हो रही है 2s, ये 2s है, और ये क्या है स्टूडेंट्स? 1s, 2s 1s, ठीक है। एंड अनदर इज 3 ओवरलैपिंग सेम है, किस किस के बीच में हो रही है? 3 ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन 2p एंड 1s, इनके बीच में हो रही है। तो मतलब अगर सेम टाइप की ओवरलैपिंग है, सो मीन्स सेम ओवरलैपिंग मीन्स सेम बॉन्ड, सेम टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है तो सेम बॉन्ड बनेगा, और अगर डिफरेंट ओवरलैपिंग हो रही है तो डिफरेंट बॉन्ड बनना चाहिए, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ओवरलैपिंग पे जाएं तो देयरफॉर वी कैन से दैट CH4 में एक बॉन्ड should be different from the rest 3 bond, should be different from other 3, ठीक है। वाई वे से उनकी एनर्जी वाला होनी चाहिए, क्योंकि एक में तो ओवरलैपिंग हो रही है एसएस के बीच में, दूसरों में ओवरलैपिंग हो रही है पीएस के बीच में। क्लियर है या नहीं है? ऑल्सो अगर मैं कार्बन की भी बात करूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, तो पी तो हमारे पास तीनों के तीनों पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑल आर परपेंडिकुलर। तो जब ये बॉन्ड बनेंगे तो ये जो बॉन्ड होने चाहिए स्टूडेंट्स, दीज शुड बी 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो ये तीनों बॉन्ड कैसे होने चाहिए थे? 90। लेकिन जब एक्चुअल CH4 पढ़ा गया, जब बाद में आफ्टर सम ईयर्स जब हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन और ये सब टेक्निक आ गई जिससे हम लोग स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, तो पढ़ा गया तो CH4 कैसा था? टेट्राहेड्रल निकला, और सारे के सारे बॉन्ड सेम है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल भी सेम है, टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल जो आता है वो 109 डिग्रीज का होता है, 5 मिनट्स इस तरीके का। एंड ऑल द बॉन्ड्स, मतलब पते की बात ये थी कि तो ऑल द बॉन्ड्स आर सेम और आइडेंटिकल, चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल निकले, जो बहुत ही गलत बात थी, जो बिल्कुल ही गलत हो गई थी, जो होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो फिर यहां से शुरू हुई खोज नई थ्योरी की। तो यहाँ पे एक्चुअली ये तो मैंने सिर्फ CH4 का बताया, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आए, तो जहाँ पे ये थोड़ा सा VSEPR का पंगा लग रहा था, तो फिर एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, वो थी हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं पहले ही बता रही हूँ, दिस थ्योरी इज हाईली हाइपोथेटिकल, ठीक है, एंड सब इमेजिनरी है इसमें, इसका कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है इसकी कि एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है ऐसा कुछ कंसेप्ट या नहीं। सो दिस इज ऑल कंप्लीटली we can say that it is all hypothetical, right? Hybridization is basically, hybridization क्या होता है? It is intermixing of pure atomic orbitals hybridization of pure atomic orbitals before intermixing of pure atomic orbitals before bonding to produce new hybrid orbitals, specially for bonding, ठीक है।
ओके, तो पहले मैं इसके पोस्टुलेट बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला पोस्टुलेट है, इट इज हाइपोथेटिकल। इट इज हाइपोथेटिकल। दूसरा पोस्टुलेट है, ओनली दोज पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओनली दोज ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, विच हैव कंपेरेबल एनर्जीज, जिनकी कंपेरेबल एनर्जीज होंगी। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होंगी। ऐसे नहीं कि मतलब एक की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक की एनर्जी बहुत कम है और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, नहीं। सो दे ऑलमोस्ट हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल बराबर हो ऐसा भी कोई बात नहीं है, ऐसी भी जरूरी कंडीशन नहीं है। हाँ, मतलब आसपास की एनर्जी होनी चाहिए, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके केस में जनरली ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज होनी चाहिए, सिमिलर एनर्जीज होनी चाहिए, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is equals to number of pure atomic orbital participating, कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। अगर मान लो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 5 पार्टिसिपेट करेंगे तो 5 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। फिर उसके बाद आता है hybrid orbitals are identical. Hybrid orbitals formed are identical, मतलब बिल्कुल जैसे जुड़वा भाई दिखाते हैं ना मूवीज में, कि कोई फर्क नहीं है उनमें, आपस में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, ऐसे इसमें होंगे। तो आइडेंटिकल मीन्स दे हैव सेम एनर्जीज, सेम एनर्जी होगी, सेम शेप होगी, सेम एवरीथिंग, रिएक्टिविटी, सब कुछ चीजें सेम होंगी, राइट। फिर आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल को ना कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक लोब बड़ी होगी, एक छोटी होगी, ठीक है। एंड दिस पॉइंट वेयर दे आर जॉइनिंग, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये बड़ी वाली लोब है, बिगर लोब यूज्ड इन बॉन्डिंग, ये पार्टिसिपेट करेगी ओवरलैपिंग में। फिर इसके बाद जनरल ओवरलैपिंग होगी जैसी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके केस में जो बॉन्डिंग होगी वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर्म कैसे फॉर्म करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। अब बात आती है हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं और ये होगा क्या इनमें। तो ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक s और एक p कंबाइन करें, मतलब s और एक p, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 2। तो इनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 बनेंगे और वो दोनों ऐसे होंगे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक इट मोर विजिबल। तो अगर मैं इसी को ध्यान से सुनो, तो दूसरा भी इसका यही आइडेंटिकल, मतलब इसका कॉपी पेस्ट भाई है ये, ठीक है। तो बिल्कुल इसका कॉपी पेस्ट होगा। तो अगर एक ऐसे तो एक ही पी बने, एक ऐसे एक पी कंबाइन हो रहे हैं तो ये बन जाएंगे 2 ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन हो सके, ठीक है। तो अरेंज मैक्सिमम ऐसे, तो 180 डिग्री पे अरेंज कर लिया इन्होंने अपने आप को, तो 180 डिग्री पे, और यही कहलाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल,
इसका नाम क्या हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे है 1s और 2p, दो p कंबाइन हो रहे, तो 1s एंड 2p लाइक दिस वन, एक p ये हो गया, एक मैंने ये वाला p ले लिया। ठीक है, एक px है और एक py है। अब ये तीनों की मिक्सिंग हो रही है, मतलब आप सोचो इन तीनों को लिया, तीनों का आपस में वैसे तो शेप सेम नहीं है, लेकिन इन तीनों की सेम अगर एनर्जीज हैं, ठीक है, जैसे मान लो दिस शुड बी 2s, मतलब 1s का मतलब ये वो नहीं है, 1s कहने का मतलब मेरा है कि एक s ऑर्बिटल है, इन तीनों को लिया, मिक्सी में घुमाया, मिक्सी में घुमाने के बाद अब मेरे को 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे ऐसे, एंड ऑल ऑफ दीज 3 शुड हैव, 3 मिक्स हो रहे हैं तो तीनों की जो एनर्जी होगी वो सेम हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, एंड नाउ all these three arrange themselves so that they will feel minimum repulsion। ठीक है, तो अब तीनों अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज sp2। इसी तरीके से 3 sp3 भी हम लोग लिखेंगे, तो नेक्स्ट इज sp3। तो sp3 कैसे बनेगा, 1s एंड 3p, px py और ये मैंने ले लिया pz, px py pz तीनों को मिक्स कर दिया, एंड अब मेरे पास बनेंगे 4। ठीक है, like this, so all these 4 are identical। now these four will arrange them in the arrangement which have minimum repulsion like this। तो ये एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक इसके पीछे। ठीक है, 3D अरेंजमेंट होगी तो यहाँ पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, like this, right? so this is called as sp3। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसी तरीके की अरेंजमेंट होगी। तो ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करी है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 मॉलिक्यूल का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हम लोग CH4 मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो CH4 में जो सेंट्रल एटम है, बेसिकली जो सेंट्रल एटम है उसके केस में हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये नहीं कि हाइड्रोजन के केस में भी हाइब्रिड नहीं, ओनली द सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो कार्बन में होगा 2s और कितने p हैं स्टूडेंट्स, 2p। ये है p में, तीनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यही था, और s में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे आपस में। एंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, तो अब अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों जब हाइब्रिडाइज होंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करने पे ये sp3 बन जाएगा, जिसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, sp3, ये कार्बन का sp3 होगा। नाउ
Before overlapping the hybridization takes place. Now this is undergoing overlapping. Now इसका overlapping होगा with hydrogen. ठीक है, तो overlapping कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लेना. अब ये sp3 है, ध्यान से देखो. ठीक है, अब ये तीनों, क्योंकि इन सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 4 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन के 1s. सो दिस इज CH4, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, sp3s. हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का sp3. ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग होगी. एंड नाउ यू कैन सी दैट ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल. सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल हैं, सब आइडेंटिकल हैं, तो सेम बॉन्ड बनेगा, कुछ अलग हो ही नहीं सकता, राइट. सो दिस इज द वे टू एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? एक और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे BCl3 का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करते हैं. तो BCl3 में बोरोन उठाते हैं, सेंट्रल एटम बोरोन है, तो बोरोन में हाइब्रिडाइजेशन होगी. बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरोन? इट हैव 2s2 2p1. ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो जाएगा, ये 2s, ये एक खाली पड़ा है. अब जो खाली पड़ा है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये तीनों कर रहे हैं. भरा हुआ कर सकता है, खाली नहीं करेगा. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों का हो गया, तो मतलब एक S, एक P और एक P, ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं. एंड नाउ यू नो दिस, जब तीनों करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा sp2. ठीक है, ये बोरोन है, बोरोन का बन गया sp2. अब नाउ द पॉइंट इज, प्लीज अंडरस्टैंड, सो नाउ दिस बोरोन लुक्स लाइक दिस वन. ठीक है, ये बोरोन है sp2. इसके साथ 3 क्लोरीन करने वाले हैं ओवरलैपिंग. क्लोरीन विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस वन 3s2 3p5. ठीक है, तो अब ये p वाला ओवरलैप करेगा. क्या ओवरलैप कर रहा है स्टूडेंट्स? p इज गोइंग टू ओवरलैप ऑफ क्लोरीन. तो ये जो p ओवरलैप करेगा वो कुछ ऐसे होगा. दिस इज p ऑफ क्लोरीन, this is p of chlorine. So this overlapping takes place in case of BCl3. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा. सेम हम लोग अमोनिया का डिस्कस कर सकते हैं. अमोनिया में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी 1 2 3, ये होगा. अब ये भी ओवरलैप हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, सब करेंगे, तो एक S और 3 P. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? sp3. sp3, now we know that structure looks like this one. Now the point is, ये वाला एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है. ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, सो दिस BCl3, as you can see here, तो ये वाला चीज एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. ठीक है, एंड इफ आई लुक एट दिस वन, सो एज यू कैन सी अमोनिया में तो नाइट्रोजन, ये हमारे पास केस है, ये sp3 है. अब देखो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या ये ओवरलैप करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा. तो ये नाइट्रोजन है, तो बचे हुए जो 3 हाइड्रोजन्स हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहे. ठीक है, सो दे विल ओवरलैप विद दीज 3. तो इनकी और इनकी ओवरलैपिंग होगी. तो नाउ दिस ओवरलैपिंग विल कॉल एज sp3s. ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग कुछ ऐसे दिखाई देगी. सो दिस इज दिस वन, ये है अमोनिया. नाउ दिस इज sp3s ओवरलैपिंग. अच्छा स्टूडेंट्स, BCl3 में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही थी? कैन यू टेल मी? सो दिस वाज, एज यू कैन सी हियर, sp2 एंड p ओवरलैपिंग. कौन सी ओवरलैपिंग है? sp2 और p के बीच में हो रही है. ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, अभी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी डायरेक्ट कि आपको हाइब्रिडाइजेशन की कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हाइब्रिडाइजेशन पे ही क्वेश्चन बनेगा, राइट. एंड शेप कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं.
तो आई होप सबको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी शेप कैसे डिसाइड करेंगे वो सब मैं आपको बताती हूँ, और हाइब्रिडाइजेशन क्विकली कैसे निकले, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये इसका एक तरीका है, वो तरीका है स्टीयरिक नंबर। स्टीयरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टीयरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स नहीं कंसिडर करेंगे, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये होता है स्टीयरिक नंबर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टीयरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। एंड जैसे जैसे लोन पेयर आएंगे तो अकॉर्डिंगली आप शेप चेंज कर सकते हो उनकी, ठीक है। सो स्टीयरिक नंबर 1 तो कुछ होता ही नहीं है, 1 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो इफ आई एम हैविंग स्टीयरिक नंबर 2, 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया एंड शेप विल बी लीनियर। 3 है तो देखो 2 है मतलब एक ऐसे और एक भी, ऐसे मिलके 2 होगा, एक एक ऐड हो गया। 3 मतलब नाउ यू आर स्मार्ट, तो ये sp2 तो हो गया ना, 1 + 2 3। इसके केस में होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा मैं ज्योमेट्री लिख देती हूँ इसको, नाउ आई एम कॉलिंग इट एज अ ज्योमेट्री, ठीक है। शेप में मैं अभी बताऊंगी आपको, वो लोन पेयर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। 4 अगर हो गया sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। 5 अगर हो गए स्टूडेंट्स तो sp3d। 6 अगर हो गया तो लेट मी टेल यू फर्स्ट, फिर होता है sp3d2। 7 अगर हो गया तो sp3d3, ठीक है। तो sp3d होता है tbp, which is called as trigonal bipyramidal। sp3d2 is octahedral, sp3d3 is pentagonal bipyramidal, ठीक है, ये हो गया। तो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। तो जैसे मैंने पहले, अच्छा अब इसमें ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनना, ये स्टेरिक नंबर ऐसे निकालते हैं। अभी अगर मेरे पास कोई ऐसा केस है जैसे sp3 में अगर एक लोन पेयर है, sp3 सॉरी sp2 से शुरू करती हूँ, sp2 में अगर 0 लोन पेयर है, ध्यान से सुनना, अगर 0 लोन पेयर है तो सिंपल जो उसकी शेप होगी वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये मॉलिक्यूल होता है। और अगर मेरे पास एक लोन पेयर अगर आ गए स्टूडेंट्स, तो अगर आप एक लोन पेयर लगा देते हो इसमें तो अब कैसी शेप हो जाएगी? तो लोन पेयर में मैंने बोला था अगर लोन पेयर को जनरली क्या करती ही नहीं है काउंट इन केस ऑफ शेप। तो अगर मैं इसको लोन पेयर को भूल जाऊं कि ये शेप में इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, तो अभी कैसी शेप दिख रही है आपको? हाउ दिस इज लुकिंग लाइक, मतलब अगर इसमें लोन पेयर है ही है और जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो कैसी शेप होगी? दिस इज बेंट, दिस इज बेंट शेप। आसान है ना। अभी अगर मैं sp3 की बात करूं, होता क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये कब आएगा? जब 0 लोन पेयर है, ठीक है। और अगर एक लोन पेयर आ जाए sp3 में, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो टेट्राहेड्रल होता ये है, ये एक लोन पेयर आ गए मतलब ये बच गया। तो ये कैसा लग रहा है? दिस इज पिरामिड, पिरामिड जैसे ही लग रहा है ना, ये आपने देखे होंगे। सो दिस इज पिरामिडल, ठीक है। और अगर 2 लोन पेयर आ गए स्टूडेंट्स, सो 2 लोन पेयर आ गए तो मतलब ये बचा बस। सो दिस इज बेंट शेप, ठीक है। तो ये जो मैंने VSCPR में समझाया वो एग्जैक्टली वही आते हैं। अब बात आती है, तो अभी मैं और डिटेल में नहीं बता रही, तो VSCPR जैसा ही हो जाएगा वही सारा केस। स्टीयरिक नंबर, हाउ टू कैलकुलेट स्टीयरिक नंबर ऑफ अ कंपाउंड। तो मैं पहले मॉलिक्यूल ही ले रही हूँ कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द अमोनिया, ठीक है। तो
अब अमोनिया में अब आपको बना के देखना है स्ट्रक्चर, तो यू कैन यूज योर सबसे बेसिक लुईस डॉट कंसेप्ट भी आप ले सकते हो कि नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद कितना लोन पेयर बच रहा है, 1। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 3, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sp3। एंड एज इट इज हैविंग 1 लोन पेयर, तो अभी बताया इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिड। ठीक है, ऐसे निकालना है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ आई वुड टेक इज, सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल विच इज SF4 लेते हैं। ठीक है, SF4। ठीक है, SF4, अब देखो फ्लोरीन, ये ना याद रख लेना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी सिंगल बनाता है बहुत सारे केसेस में। ठीक है, मैक्सिमम सारे केसेस में ही, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे उसको डबल बॉन्ड वगैरह बनाने पड़ते हैं, बट इन मैक्सिमम केसेस इट इज फॉर्मिंग द सिंगल बॉन्ड। SF4 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सल्फर 4 बॉन्ड बना ले, मुझे नहीं पता क्या शेप है, मैंने सिंपल ऐसे 4 बॉन्ड बना दिए। 4 बॉन्ड बनाने के बाद मतलब 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, होते कितने सल्फर के पास 6 होते हैं, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अब इसका स्टेरिक नंबर निकाल लो स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर विल बी 4 + 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 5। 5 मतलब sp3d। और जब sp3d की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और एक लोन पेयर, और मैंने बताया था लोन पेयर हमेशा हम लोग बनाएंगे ये वाले पे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d एंड शेप विल बी, कैसी से शेप है ये, सी शॉ ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं ऐसे, तो अगर आपको याद हो तो बचपन में ये वाला हम लोग झूला झूलते थे, है ना, एक एक बंदा यहाँ बैठता था, एक बंदा यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, सी शॉ। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको करवाना चाहती हूँ, जैसे XeO3 का मैंने ले लिया, ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल, तो डबल बना रहा है, तो मैंने ये डबल डबल यहाँ लिख दिए। तो डबल डबल मतलब जिनॉन के कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा है, 2 बचे ना, ये लोन पेयर हो जाएंगे। तो अब नाउ सिग्मा कंसिडर करना है आपको, तो ये सिग्मा है, ये है, बाकी सब पाए हैं, तो 3 सिग्मा + 1 लोन पेयर, तो 4 हो गए। 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, क्या इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी, नहीं भैया, क्योंकि इसके केस में नाउ यू कैन सी हियर 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, तो मतलब इट विल बी पिरामिडल। ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछ रहा है XeO2F2, तो अब नाउ आई नो ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉर्म, 2 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड बन गए, फिर फ्लोरीन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन काउंट नाउ, तो 1 2 3 4 5 6, स्टिल इट इज लेफ्ट विद 1 लोन पेयर। तो अगर सिग्मा काउंट कर रही हूँ तो 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्मा हो गए, 5वां हो गया लोन पेयर। तो ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d विद 1 लोन पेयर। तो अभी मैंने sp3d प्लस 1 लोन पेयर है इसके पास, तो sp3 + 1 लोन पेयर, तो कैसी शेप हो जाएगी स्टूडेंट्स, इट विल बी लाइक दिस वन, शेप विल बी दिस वन। तो डबल बॉन्ड भी ये जो ट्राइंगल वाले जो है ना स्पेस, उधर आएगा, ये लोन पेयर हो गया एंड इट इज सीसो। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू दिस वन। एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, XeOF4, तो अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 6, स्टिल इट हैव 1 लोन पेयर। ठीक है, तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा, 5 सिग्मा + 1 लोन पेयर, तो 6 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3d2, sp3d2 एंड हाउ मेनी लोन पेयर, 1, तो उसके शेप विल बी, तो मतलब ये हो जाएगा, होना ऑक्टाहेड्रल चाहिए था, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, बट इसके पास एक लोन पेयर है स्टूडेंट्स, तो एक लोन पेयर है, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इट विल बी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है,
सो ये होगा। क्लियर? ओके। सो ये सारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में था। कुछ अगर पॉइंट्स रह गए हैं तो वी विल गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाली थी यहाँ पे स्टूडेंट्स। जनरली ओवरलैपिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ओवरलैपिंग फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ठीक है, 2s2s, 2s2p, 2p2p। ठीक है, अब बात आती है अगर सेम शेल के हैं तो p में, अब ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर होगा ये। Why this is so? Because p have directional property, डायरेक्शनल करेक्टर है ना, क्योंकि देखो p की शेप ऐसी है, वहीं पे जो ऐसे बेचारा गोल मटोल है, तो इसको नहीं पता किधर से बॉन्ड बनाना है किधर से नहीं बनाना है, इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसके केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो PP ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन PS एंड देन SS, राइट। अगर यहीं पे ये जो है n के बेसिस पे पूछा जाता है, अगर n इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर ये ऐसे होता 3s 4s एंड 3s 4s, अभी ये लेते हो, ठीक है। तो कम शेल जिसका n छोटा होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट्स ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, देखो अगर कुछ घुमा के हमसे क्वेश्चन पूछ लेना तो ज्यादा ये बनेगा 3s एंड 4s 4p एंड 4p 4p, तो क्या ऑर्डर होगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही मिलेगी। तो एज दिस इज स्मॉलर, छोटे साइज के हैं, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बेशक पीपी ओवरलैप कर रहे हैं। और फिर इन दोनों में किसका नंबर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4p एंड देन 4s 4p। तो प्लीज फोकस दिस वाला क्वेश्चन, बिकॉज वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट कि हमेशा n को प्रायोरिटी मिलेगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा अगर स्मॉल n है। अगर n बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, ओवरलैपिंग कम होगी क्योंकि बड़े साइज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। सो 3s विल बी द स्ट्रॉन्गर देन, फिर उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर सेम शेल के हैं तो PP और PS को देखेंगे, अगर सेम शेल के नहीं है तो फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी शेल का साइज स्मॉल है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। ओके, सो आई होप दिस ऑल इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो भी डाउट आ रहे हैं इसके बाद, तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो प्लीज रीड दिस वन एंड आई एम गोइंग टू शेयर द प्रैक्टिस शीट्स ऑल्सो, तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं, राइट।